Hello everyone, welcome back in our channel. The subject is management. Unit is fifth, that is financial management, in which we already discuss a number of topic just like financial management, their objectives, their functions, capital generation and management, types of capitals, sources of capital, etc. This is the 24th lecture, you can say videos on management. With the help of total video 23 videos, with the help of these videos we conclude each and every aspects, each and every parts of unit 1, 2, 3 and 4, that is human resources, overview of a business management process and organizational management. In this video we discuss an important topic related to your SBT exam point of view. A lot of question will carry from 5.3 and 5.4 because of the budgets and accounts and introduction to taxes. If we talk about the budgets, then we will discuss types of budget, profit and loss accounts, balance sheet and taxes also. In previous lecture we conclude a little bit of budget and accounts 5.3, that is types of budgets, production budgets and labor budgets. Now we jump in profit and loss account, in which we discuss introduction part of profit and loss accounts and balance sheet also. Then after, introduction to excise service income taxes, VAT, that is value added tax, and lastly we conclude about custom duty. These topics are related to your exam point of view, that's why we given examples, given theory, given introduction definition parts in this lecture. ये मैनेजमेंट क्लास का 5वां यूनिट फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जिसमें हम लोग 5.3 को जिक्र कर रहे होंगे, जिसका नाम है बजट्स एंड अकाउंट्स. अगर हम बात करें पिछले यूनिट की या पिछले वीडियो की, तो हम लोग बजट को कुछ टाइप्स ऑफ बजट को पढ़े थे और प्रोडक्शन बजट को पढ़े थे, लेबर बजट को भी. इस लेक्चर के सहारे, इस वीडियो के सहारे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जानेंगे, क्या होता है बैलेंस शीट, और अंत में हम लोग जानेंगे 5.4 जो कि है टैक्सेस से रिलेटेड. टैक्सेस से रिलेटेड इन द सेंस हर टाइप के टैक्स, एक्साइज टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, या वैट जिसको वैल्यू एडेड टैक्स भी बोलते हैं, या कस्टम ड्यूटी लास्ट में हम लोग पढ़ रहे होंगे. इसके पिछले जो 23 वीडियो हमारा आया हुआ है मैनेजमेंट के ऊपर, उसके सहारे हम एक एक टॉपिक को डिफाइन करने की कोशिश किए हैं, चाहे वो यूनिट 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5 का कुछ पार्ट्स हो. ठीक है. और आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये 5वां यूनिट का लास्ट टॉपिक है. आप कह सकते हैं ये लास्ट वीडियो है 5वां यूनिट का. दिस इज द लास्ट वीडियो और लेक्चर यू कैन से ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट 5th, जिसमें हम लोग जो चर्चा करेंगे वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके समझने की तौर पे भी और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है इन चीज़ों, क्योंकि इनसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, इन द सेंस ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चंस बनते हैं, राइट, क्योंकि इनका एग्जाम्पल्स बहुत महत्वपूर्ण है. तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग. पहला टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स. प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, उस पे जाने के पहले हम लोग पहले अकाउंट्स का डेफिनेशन जानते हैं. क्यों हमें किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी या फैक्ट्रीज को चलाने के लिए हमें अकाउंट्स मैनेज करना पड़ता है. हमें अकाउंट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है. वी हैव टू पे प्रॉपर अटेंशन इन अकाउंट सेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ अ कंपनी, ऑफ अ फैक्ट्री or any type of enterprises, because these accounts, or you can say this accounts holds a number of relation between companies and their labor, their assets, their sales, their expenditures
etc. That's why we come to the point account. What is account? An account is a record of an organization that mentions all financial transactions. Next word, next topic. It is a written statement of all business dealing और डेबिट्स एंड क्रेडिट्स. मतलब अकाउंट जो है ये रिकॉर्ड होता है, एक तरह का आपके पास रिकॉर्डेड कागज पत्तर होता है. रिकॉर्डेड सॉफ्ट हैंड भी हो सकता है, मतलब जैसे आपके पीसी पे, कंपनी के पीसी पे, कंपनी के सॉफ्टवेयर पे, कंपनी के एप्लीकेशंस पे क्या होता है, रिकॉर्डेड होता है. क्या चीज़? ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. हर एक ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, पैसे की लेन देन की हर एक चीज का लेखा जोखा जहां लिखा हुआ रहता है उसको हम अकाउंट्स बोल सकते हैं, उसे हम अकाउंट्स ही बोलते हैं. राइट? तो फिर से एक बार हम पढ़ लेते हैं डेफिनेशन. एन अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट मेंशंस ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. इट इज अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ ऑल बिजनेस डीलिंग और डेबिट एंड क्रेडिट. हर डेबिट का, हर एक खर्च का और हर एक क्रेडिट का, हर एक इनकम का, हर एक प्रॉफिट का वो लेखा जोखा रहता है. किसमें? अकाउंट्स. वो एक स्टेटमेंट है, वो एक रिकॉर्ड है. किसका? ऑर्गेनाइजेशन का, फैक्ट्रीज का, कंपनीज का, इंटरप्राइजेस का, है ना. आगे बढ़ते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस. मेन मुद्दा हमारा यही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Profit and loss account shows the revenues and expenses done during a particular period of time, usually quarterly, half yearly or yearly. मतलब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो है वो दिखाता है किस चीज़ को? रेवेन्यू को. रेवेन्यू मतलब पैसे आप बोल सकते हो, ठीक है ना, कितने रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है भारत सरकार, से बोलते हैं ना. एंड एक्सपेंसेस, कितने खर्च हो रहे हैं. डन ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ टाइम, एक निश्चित काल के लिए, एक निश्चित समय पे कितना खर्च हुआ, कितना आया, ये सब का लेखा जोखा रहते हैं हमारे अकाउंट्स में. चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो लॉस हो, सब कुछ को उसमें ध्यान रखना पड़ता है. और ये जो टाइम ड्यूरेशन की बात हम कर रहे हैं, तो ये या तो यूजुअली क्वार्टरली हो गया, ठीक है ना, क्वार्टर मतलब 3 महीने पे, अगर एक साल की बात करें तो 3 × 4 12, या हाफ ईयरली 6 मंथ पे, या ईयरली 12 महीने पे 12 मंथ पे. तो ये तो स्वेच्छा है, इच्छा है ना, कि क्या किया जा सकता है, कौन सा टर्म ले, कौन सा टाइम प्लान ले. राइट? आगे बढ़ते हैं. इट शोज द प्रॉफिट एंड लॉस मेड बाय द बिजनेस विच इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यूज एंड इट्स टोटल एक्सपेंसेस. ये क्या दर्शाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या दर्शाता है? ये प्रॉफिट और लॉस को दर्शाता है. किस चीज़ में? हमारे बिजनेस में, हमारे कंपनी में, है ना. और ये जो प्रॉफिट और लॉस है, किस चीज़ को बोलते हैं? अगर मान लो आप 10 रुपये लगाए, ठीक है, और आपको 12 रुपये हुआ, तो प्रॉफिट या लॉस कैसे पता करेंगे? जो आया, इनकम आया, ठीक है ना, जो लास्ट टर्म आया 12, उसको माइनस करेंगे इनिशियल टर्म से 10 में. तो अगर पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट है 2 रुपये का. अगर हम 10 रुपये लगाए और मेरे पास मात्र 7 रुपये आया, तो हम फाइनल को इनिशियल से अगर माइनस करें, 7 - 10 = -3. -3 इज अ लॉस. तो यही जो लॉस और प्रॉफिट है, मेड अ बिजनेस विच इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड इट्स टोटल एक्सपेंसेस. जितना रेवेन्यू आया और जितना खर्च हुआ, उस दोनों के डिफरेंस को भी ही हम प्रॉफिट या लॉस कह सकते हैं या कहते हैं, है ना. अगर पॉजिटिव आया तो हमें प्रॉफिट हुआ, हमारी कंपनी को प्रॉफिट 100% हुआ है, ठीक है ना. अगर माइनस में आया, नेगेटिव आया, तो हमें 100% लॉस हुआ है, ठीक है ना. कुछ ना कुछ लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ वो तो डिफरेंस बता देता है. राइट? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस शीट, जो 5.3 का लास्ट टॉपिक है. ध्यान दीजिएगा. बैलेंस शीट. बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट समराइज अ कंपनीज असेट्स, लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स. मतलब नेक्स्ट सेंटेंस है, द बैलेंस शीट गिव्स एन आइडियाज सच एज व्हाट द कंपनी ओन्स, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर्स. अब देखो,
बैलेंस शीट के बारे में पहला वर्ड दिया हुआ है। बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि समराइज करता है। जैसे समरी होता है ना, एक पूरा कहानी पढ़ लिया आप लोग, उसका समरी, ठीक है ना। अगर आप ध्यान देंगे तो एनसीईआरटी का अगर बुक आप पढ़े होंगे 9th-10th में, तो समरीज दिया हुआ रहता है पूरे साइंस वाले बुक, हर एक चैप्टर के बाद समरीज। समरीज मतलब क्या होता है? सार, ठीक है ना, सारांश आप बोल सकते हो, ठीक है ना, समरी। तो वो होता है स्टेटमेंट समरीज, समराइज अ कंपनीज असेट्स। असेट्स क्या होता है? शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर, ये सब चीज़, लिबिलिटीज़ एंड शेयर होल्डर्स, ये सब चीज़ का, जितने पैसे का अगर लेन देन है उसका समराइज टर्म है। समराइज टर्म मतलब क्या कि हाँ 10K या 10 लाख रुपीज़ इतने में इसमें इन्वेस्ट हुआ, ठीक है। अब डिटेल क्या हो जाएगा? 10 लाख कहाँ कहाँ खर्च हुआ? 10 लाख में जब 10,000 यहाँ, 20,000 वहाँ, 30,000 वहाँ, 1.5 लाख वहाँ, 5 लाख वहाँ, तो ये हो गया डिटेल। और समराइज मतलब 10 लाख इतना हुआ, यहाँ खर्च हुआ, बस। अब उसके अंदर क्या खर्च हुआ वो तो डिटेल में जानेंगे, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट में समराइज टर्म लिखा हुआ रहता है। द बैलेंस शीट गिव्स एन आइडिया सच एज व्हाट द कंपनी ओन्स अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। मतलब शेयर होल्डर्स के जरिए कितने रुपए का लेन देन हुआ, कितने रुपए खर्च हुए, ठीक है ना, कंपनी में, वो सब कुछ का लेखा जोखा उसमें रहता है समराइज टर्म, राइट। ओके, हम लोग अब आ गए हैं 5.4 में, जिसमें हम लोग टैक्सेस के बारे में जानकारी ले रहे होंगे। कुछ टैक्सेस हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको हम लोग देख रहे होंगे, राइट। ये 5.4 5th यूनिट मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लास्ट टॉपिक है, आप कह सकते हैं, ठीक है ना, लास्ट सेगमेंट है। इसके बाद हम लोग 6th यूनिट मटेरियल्स मैनेजमेंट पे चले जाएंगे, मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट को पढ़ रहे होंगे, राइट। तो पहला है, अगर टैक्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ टैक्स तो बाद में जानेंगे, पहले हम टैक्स के बारे में जानते हैं, एक्चुअली में टैक्स क्या होता है, राइट। देखते हैं टैक्सेस का। अगर डेफिनेशन की बात करें जो आपके डैशबोर्ड पे, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, वो है टैक्स इज अ फ्री चार्ज बाय अ गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्ट, इनकम और एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द नेचर। टैक्स इज ऑफ 2 टाइप्स। टैक्स क्या है? एक चार्ज है गवर्नमेंट के द्वारा लगाया हुआ, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सब कुछ तो गवर्नमेंट है, कुछ तो प्राइवेट भी होते हैं। भाई प्राइवेट खुद लगाता नहीं है, वो भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार ही लगा रहा होता है, राइट, उनके नॉर्म्स के अनुसार लगा रहा होता है। तो इस तरह प्राइवेट कंपनियां भी टैक्स लगाती हैं, लेकिन जो नॉर्म्स हैं, जो रूल्स प्रोवाइडेड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके अनुसार ही लगा रहा होता है वो, ठीक है। तो इन चीज़ों पे जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रहा है उसको हम टैक्स बोल सकते हैं, राइट। टैक्स 2 तरह से दिया जा सकता है या लिया जा सकता है, गवर्नमेंट के द्वारा या किसी भी कंपनी के द्वारा। तो वो कौन कौन से? वो एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अगर पहले हम बात करें डायरेक्ट की, डायरेक्ट टैक्स की बात करें हम, तो सच अ टैक्स विच इज चार्ज डायरेक्टली ऑन अ पर्सन और अ कॉर्पोरेट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स, लाइक इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कैसे इनकम टैक्स हो जाता है हम बता दे रहे हैं। मान लो आप 2-4 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हो, 5 लाख रुपए पर मंथ करा रहे हो, 60-70 लाख का कुछ आपका बिजनेस भी है, ये वो फलाना, करोड़ों रुपए का टर्नओवर है हर साल, तो आपको वो क्या लगाएगा? टैक्स लगाएगा। डायरेक्टली आपसे पैसे लेगा, आपसे कोई सामान नहीं लेगा कि आप अपने कंपनी का जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो दे दो, कभी नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर आप मान लो एक चॉकलेट का कंपनी खोले हुए है, हाँ तो 2 ट्रक चॉकलेट दे दो भाई, टैक्स हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। टैक्स मतलब पैसे होता है, और पैसे डायरेक्ट पैसे होगा। अगर आप 1 करोड़ कमाएं, अगर उसका टैक्स 12% है तो जान लो कितना हो गया, ठीक है ना। 12 लाख रुपए उसको 100% गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा डायरेक्ट, नहीं तो फिर आप करप्ट कहलाओगे, तब आप टैक्स चोरी के आरोप में घिर जाओगे, ठीक है ना। अगर आपका टर्न, हाँ, अलग अलग टैक्सेस का अलग अलग सीमा है, अलग अलग लिमिटेशन है। लिमिटेशन मतलब कि इतने लाख तक अगर कमाओगे, मतलब अभी, मतलब जहाँ तक मेरा जानकारी है 5 से 8 लाख के करीब अगर एनुअली इनकम है, इनकम खर्च ये नहीं जुड़ता है। अब आप बोलोगे 8 लाख तो बहुत लोगों का होता है, वो कहाँ टैक्स पर? भाई इनकम और इन्वेस्टमेंट में अंतर है ना। 8 लाख कमाने के लिए, मतलब 8 लाख कमाने के लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है आप जान लो, ठीक है ना। इतना कोई भी कंपनी इतना मुनाफा थोड़ी होता है कि 8 लाख लगाया और 8 लाख फिर से आ गया 16 लाख, कभी नहीं, कभी कभी नहीं।
ठीक है ना। तो 8 लाख कमाने के लिए किसी एक इंसान को बहुत पैसे का ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, बहुत पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब उसका 1 साल में 8 लाख इनकम होगा, राइट। तो तब वो टैक्स पेयर होगा, ठीक है ना। तो अमूमन अगर हम आपका बात करें, मतलब स्टूडेंट लाइफ का, तो आप कितना भी ट्रांजैक्शन कर लोगे तो वो 8 लाख मुनाफा के ट्रांजैक्शन के ये नहीं होगा। 8 लाख मतलब पता है 8%, हर 100 रुपये में 8 रुपये आप इनकम कमा रहे हो। ऐसा कौन सा चीज़ है, कुछ कुछ चीज़ें होगा, मतलब हर 100 रुपये मतलब 1 करोड़ का आप ट्रांजैक्शन करोगे तब आपका 8 लाख होगा, तब आप टैक्स पे के लिमिट पे पहुँचोगे। जैसे उससे क्रॉस करोगे तब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट। तो अलग अलग नॉर्म्स है, अलग अलग चीज़ें हैं, जो चीज़ हर साल, साल दर 5 साल, 2 साल, 3 साल पे चेंज होता है, वो अलग बात है, ठीक है ना। हम लोग अगर अभी बात कर रहे थे डायरेक्ट टैक्स, जो आपका इनकम टैक्स से रिलेटेड है, एग्जाम्पल्स। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स? टैक्स हम देखते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स दैट कैन बी पास्ड on the another individual or entities. Indirect tax is generally imposed on supplier or manufacturer who pass it on to the final consumer. Excise duty, custom duty and VAT, that is value added tax, are examples of indirect tax. ये जो तीनों चारों चीज़ जो एग्जाम्पल है, एक्साइज, कस्टम और वैल्यू एडेड, इन चीज़ों के बारे में अभी डिटेल में हम पढ़ रहे होंगे थोड़ी देर में। अभी हम जान लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स एक्चुअली में क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या, मान लो एक एग्जाम्पल दिए आप, बस एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल, हम कोई एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। चॉकलेट अमूमन आप लोगों को पसंद होता है, इसलिए हम चॉकलेट का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप मान लो एक चॉकलेट, टॉफ़ी नहीं, टॉफ़ी इज अनदर थिंग एंड चॉकलेट इज अनदर थिंग। डिफरेंस बिटवीन टॉफ़ी एंड चॉकलेट यू नो वेल, इसीलिए चॉकलेट हम कहें तो चॉकलेट ही अज्यूम कीजिएगा। तो अगर मान लो एक चॉकलेट है जो आपके पास 100 रुपये में आ रहा है, ठीक है ना, जो आपके पास 100 रुपये में आ रहा है, उसके बाद आपसे कहीं नहीं जा रहा, आप उसे, तो आपके पास 100 रुपये में आ रहा है, वो कितने रुपए में आ रहा है, 100 रुपये में आ रहा है। तो उसके बाद आप कहीं भी नहीं दे रहे हो, उसके बाद आप कहीं भी नहीं उसको बेच रहे हो, क्योंकि 100 रुपये में आपने खरीदा, आपने खा लिया या खिला दिया, राइट, कुछ भी। तो ये 100 रुपये में जो आपने चॉकलेट खरीदा है, तो क्या उसका फैक्ट्री जो मैन्युफैक्चर कॉस्ट है, क्या वो 100 रुपये है? बिल्कुल नहीं, 110% उसका 100 रुपये नहीं है। अमूमन 50 से 60 रुपये बहुत हो गया, ठीक है ना। तो जो 50 से 60, 50 to 60 रुपीज़ का जो चॉकलेट आपने 100 रुपये में, 100 रुपीज़ में जो खरीदा है, तो ये बीच का 30-40 रुपये कहाँ गया? ये 30-40 रुपये क्या हुआ, फैक्ट्री से जिसके पास गया, वो अपना मुनाफा जोड़ के फिर आगे बढ़ाया, और उसके पास से डीलर के पास गया, वो अपना मुनाफा करके किसको दिया, एजेंसीज को, ठीक है ना। फिर एजेंसी वाले ने क्या किया, होलसेलर वाले को दे दिया, अपना मुनाफा दे रहा है। अगर मान लो 10-10 रुपये भी ले रहा है, तो 4 तरह से अगर गया, होलसेल वाले अब रिटेलर वाले को दे दिया 90 रुपये में, ठीक है ना। और 90 रुपये, अब वो भी तो अपना जोड़ेगा, अपना पैसा जोड़ेगा, अपना मुनाफा जोड़ेगा, अपना प्रॉफिट जोड़ेगा, अपना कैरी फी जोड़ेगा, है ना, हर चीज़ जोड़ेगा, ठीक है ना। तो जोड़ के वो क्या होगा, अब वो बेच रहा है 100 रुपये में, तो आपको 50 से 60 रुपये वाला चीज़ 100 रुपये में मिल रहा है। क्यों? जो बीच के वाले जो हैं वो अपना प्रॉफिट जो है वो इनडायरेक्टली रूप से ले रहे हैं, ठीक है ना। तो आप बोलोगे जब कंपनी से निकल रहा है तो सर उसमें 100 रुपये क्यों लिखा हुआ रहता है MRP? भाई MRP लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस मतलब क्या होता है, अधिकतम इतने रुपए में रिटेलर बेच सकता है, इससे ज़्यादा 1 रुपये भी नहीं ले सकता। अब उसके नीचे वो कंपनी वो 2 रुपये में ही बेचे, 4 रुपये में बेचे, उससे क्या मतलब है, ठीक है ना, अपना अपना मुनाफा गया, ठीक है ना। कभी कभी आपको देखे होंगे कि 100 रुपये का चीज़ 90 रुपये में दे रहा है, तो कैसे दे रहा है वो, अगर वो 80 रुपये में खरीदा तो 10 रुपये अपना मुनाफा करके 20 रुपये नहीं करके वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस में MRP में कम कर दिया, तो वो अलग चीज़ है, ऑफर देना। अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स का, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है जो बीच वाले लोग अपने अपने हिसाब से मुनाफा देकर आगे बढ़ाते रहते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास एक टैक्स का एग्जाम्पल्स है जो कि है इनकम टैक्स। एन इनकम टैक्स इज अ टैक्स imposed ऑन इंडिविजुअल्स और एंटिटीज इन रेस्पेक्ट टू ऑफ द इनकम और प्रॉफिट अर्न बाय दैम. Income tax generally is computed as the product of a tax rate times the taxable income. Taxation rates may vary by type of characteristics of a taxpayer and the type of income.
अभी हम बात करें कि इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत क्या बोलते हैं, ये वेरी भी करता है समय दर समय, और प्रोडक्ट का भी। अब देखो किसी किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा टैक्स होता है, जैसे अगर आप व्हीकल्स का बात करें तो व्हीकल ज़्यादा टैक्स पे होता है, ठीक है ना। मतलब ऐसो आराम वाला जो चीज़ होता है उसमें ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, दवाई वगैरह में कम टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। इस तरह की ढेर सारी चीज़ है जो डायरेक्ट टैक्स है। आगे बढ़ते हैं। सर्विस टैक्स, व्हाट इज सर्विस टैक्स? सर्विस टैक्स वाज एन इनडायरेक्ट टैक्स लिव by the government of on services offered by a service providers introduced under the section 65 of the finance act। हम फाइनेंस एक्ट के बारे में हम पढ़े हुए हैं, जो 1994 में लागू हुआ था, जो अंडर सेक्शन 65 के अंतर्गत आता है, जो जुलाई में, ये जो सर्विस टैक्स है जो जुलाई 2017 में इसको रिप्लेस करके जीएसटी का नाम दे दिया गया, जिसको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से जानते हैं। अभी रिप्लेस बाय गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी के नाम से बड़ी प्रचलन है इसका, जीएसटी, एसजीएसटी, है ना, इसका प्रचलन अभी बहुत है। जीएसटी बढ़ा दिया गया तो बढ़ गया, तो दाम सामान का भी दाम बढ़ गया। विथ सबसम्ड द वेरियस टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स में आता है, राइट। सर्विसेज टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, एक्साइज टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, ये सब किस में आता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, हम सही कर दे रहे हैं, वेट। ये जो है ये एक्साइज टैक्स है, ठीक है, ठीक है, एक्साइज टैक्स है, ठीक है, एक्साइज टैक्स है, ठीक है, एक्साइज टैक्स समझिएगा इसको। एन एक्साइज और एक्साइज टैक्स इज एनी ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चर गुड्स दैट इज लेव्ड एट द मोमेंट ऑफ मैन्युफैक्चर रैदर देन इटसेल्फ। मैन्युफैक्चर के टाइम में ही एक्साइज लग जाता है। कैसे? अभी अब बता रहे हैं। एक्साइज आर ऑफन एसोसिएटेड विद कस्टम्स ड्यूटीज विच आर लेविड एज प्री एक्साइटिंग एग्जिस्टिंग गुड्स व्हेन दे क्रॉस अ डेजिग्नेटेड बॉर्डर in a specific direction. Customs are levied on a goods that come into existence, a taxable item at the border, while excise is levied on the goods that came into existence island. मतलब कि अगर कोई बॉर्डर हो सकता है, देखो आप लोग को ध्यान नहीं है अगर, तो हम बात बता रहे हैं, हर एक स्टेट में छोटा सा बात बता रहे हैं, हर एक स्टेट में पेट्रोल या डीजल का दाम अलग अलग होता है, रेट अलग अलग होता है। अगर करंट रेट का बात करें, करंट रेट अगर आज डेट क्या है, 25 जून 2021, अगर इसकी बात करें, इस डेट की बात करें तो क्या है, इस डेट में पेट्रोल का अगर कीमत बात करें बिहार के लमसम में, ठीक है ना, बिहार के लमसम में अगर बात करें तो 102.15 है, कहीं कहीं 102.85 भी है, और कहीं कहीं 102.65 भी है, ठीक है ना। अगर राउंड फिगर में करें तो 103 है, मतलब 103 रुपये के आसपास मंडरा रहा है पेट्रोल का कीमत। यही अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो ये 97.18 है, अगर कहीं 97.25 है और कहीं 97.65 है, मतलब 98 के करीबन राउंड में चल रहा है इसका कीमत, किसका, हमारे पेट्रोल का। तो आप यही बताओ, पेट्रोल तो दोनों सेम है भाई, तो अलग अलग राज्य में, अलग अलग स्टेट में कैसे अलग अलग, और भी ढेर सारे राज्य का नाम, अगर मुंबई वगैरह महाराष्ट्र की बात करें तो 105 हो सकता है। एग्जाम्पल हम दो का जो अभी बात करें, वेस्ट बंगाल और बिहार का, तो यहाँ पर आज के डेट में इतना रेट चल रहा है। तो ये जो रेट है पर लीटर,
अलग अलग राज्य में अलग अलग क्यों है? क्योंकि अलग अलग राज्य का अलग अलग टैक्सेस का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, नॉर्म्स है, वो अलग अलग है हर एक अलग अलग पदार्थ पे, अलग 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 मटेरियल पे। तो जिस राज्य में ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है तो उस पर थोड़ा ज़्यादा पैसे लग रहा है, ठीक है ना, वहाँ के कस्टमर को। तो इस तरह की चीज़ है। या बॉर्डर पे अगर इस देश से उस देश जा रहा है या उस देश से इस देश आ रहा है तो अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग एक्साइज ड्यूटी या एक्साइज टैक्सेस लगते हैं। तो इन सारे चीज़ों को हम एक्साइज टैक्स के अंतर्गत रख रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारा है वैट, जिसको वैल्यू एडेड टैक्स भी बोलते हैं। तो क्या है? इज अ कंजप्शन टैक्स प्लेस्ड ऑन अ प्रोडक्ट व्हेनेवर वैल्यू इज एडेड एट ईच स्टेज ऑफ द सप्लाई चेन फ्रॉम प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ सेल। वैट जो है वही अभी जो हम सर्विसेज टैक्स की बात कर रहे थे, जो हर एक स्टेज पे अलग अलग टैक्स लग रहा होता है, उसी को डिफाइन करता है वैल्यू एडेड टैक्स भी। द अमाउंट ऑफ वैट दैट द यूजर्स पेज is on the cost of the product less any of the cost of materials used in the product that have already been taxed। पहले से भी टैक्स दिया हुआ उस प्रोडक्ट पे फिर भी लग जाता है। क्यों? अलग अलग स्टेज पे अलग अलग टैक्स हो जाता है। टैक्स किस पे हो जाता है? सारे इनडायरेक्ट टैक्स पे हो जाता है, ठीक है। कस्टम ड्यूटी लास्ट है हमारा। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी रेफर्स टू द टैक्स इम्पोज्ड ऑन अ गुड्स व्हेन दे आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर। इंटरनेशनल बॉर्डर पे जब जा रहा है, जैसे हमारे इंडिया से स्पाइसेस मसाले दूसरे देश में जा रहा होता है तो टैक्स अलग लगते हैं। इन सिंपल टर्म्स इट इज़ द टैक्स दैट इज लिमिटेड ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। हम या तो दूसरे देश से लाते हैं या दूसरे देश को भेजते हैं तो ये टैक्स कस्टम ड्यूटी लगता है। द गवर्नमेंट यूज दिस ड्यूटी टू रेज इट्स रेवेन्यूज, सेफगार्ड्स डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड रेगुलेट मूवमेंट ऑफ गुड्स। ये सरकार के रेवेन्यू को बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपर कर रहा है, बढ़ा रहा होता है। कौन? कस्टम ड्यूटी, राइट। तो ये तो था हमारा 5th यूनिट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लास्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू टैक्सेस। जिसमें हम लोग अलग अलग टैक्स के बारे में जान चुके हैं, अलग अलग सीट्स के बारे में, लॉस प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जान चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जब भी क्लास होगा, सेशन होगा, तो उसमें मटेरियल्स मैनेजमेंट के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट मटेरियल्स मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट को जान रहे होंगे और भी ढेर सारा चीज़, जिसमें एनालिसिस करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर को, क्वांटिटी को, मॉडर्न टेक्निक्स को, स्टेप्स परचेजिंग को। ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग जान रहे होंगे किसमें? नेक्स्ट यूनिट, जो कि 6th यूनिट मैनेजमेंट किस चीज़ का? मटेरियल्स का, मटेरियल्स मैनेजमेंट के बारे में जान रहे होंगे, राइट। सो दैट थैंक यू फॉर एवरीवन टू ज्वाइन दिस, टू वॉच दिस सेशन ऑफ टैक्सेबल टैक्सेस और एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। थैंक यू।